नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सलोनी मलिक। न्यूज एट 12:30 में आपका स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करते हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के सीमावर्ती क्षेत्र धारचूल में भी लद्दाख की तनातनी के बीच चीन ने पिथौरागढ़ से लगती सीमा पर भी सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी हैं। दरअसल भारत चीन सीमा लिपुलेख के पास अचानक तेज रोशनी हुई, जो उठते हुए ऊंचाई तक आई और पूरे सीमा क्षेत्र का चक्कर लगाती रही। रात 8 से 9 बजे तक इस गतिविधि को देख सेना और आईटीबीपी के जवान अलर्ट हो गए। सुरक्षा एजेंसियों और स्थानीय सूत्रों के मुताबिक रोशनी किसी मानव रहित टोही विमान की हो सकती है। चीन सीमा पर सेना और आईटीबीपी मुस्तैद है। लिपुलेखा से लेकर मुनस्यारी के मल्ला जोहार से लगने वाली सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। इस क्षेत्र में आईटीबीपी की 3 वाहिनियां भी कार्यरत है। नाभी ढांग से आगे किसी को प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी गई है। छियालेख में भी इनर लाइन से आगे स्थानीय ग्रामीणों के अलावा अन्य के प्रवेश पर रोक लगाया गया है। नेपाल सीमा पर भी एसएसबी ने गश्त तेज कर दी है। को बता दें कि चीन न सिर्फ लद्दाख अरुणाचल प्रदेश में अपनी सेना की तैनाती बढ़ा रहा है, बल्कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़, जो कि भारत चीन की सीमा से सिर्फ 12 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर भी पीएलए ने बड़ी संख्या में फौज पहुंचा दी है। हाल ही में सामने जो जानकारियां आई है उनके मुताबिक चीन ने अब उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से लगती सीमाओं पर नया मोर्चा खोल दिया है। यहां चीन की लाल सेना ने स्थायी आर्मी बेस कैंप बना दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए नदीम हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नदीम, आपसे जानना चाहेंगे, भारतीय चीन सीमा को लेकर तनातनी लगातार जारी है, ऐसे में जो चीनी सेना है उनकी तैनाती बढ़ा दी गई है। जी सलोनी, मैं आपको बताऊंगा कि ये पिछले दिनों जब से लद्दाख की घटना घटी है तब से लगातार चाइना कुछ ना कुछ हरकतें यहाँ पर कर रहा है। लिपुलेख में चाइना ने इससे पूर्व में भी एक हरकत की थी कि चाइना द्वारा एक पोस्टर वार किया था कि ये जो कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग के हट बने हैं जिनमें तीर्थ यात्री रुकते हैं, इनको यहाँ से हटाया जाए। लगातार चाइना की तरफ से सूत्रों से खबर आ रही है, स्थानीय लोग भी बता रहे हैं कि चाइना अपना लॉन्चिंग पैड और अपनी स्थायी चौकियां वहां पर निर्माण कर रहा है। नदीम, आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे एक्टिव जो है बढ़ा दी गई है। अगर इससे पहले की बात करें तो पहले भी अन्य जगहों पर लद्दाख अरुणाचल प्रदेश में भी चीनी सेना ने अपनी तैनाती बढ़ाई थी। ऐसे में अगर यहाँ की बात करें तो क्या देखने में मिल रहा है, कितनी सेना तैनात की गई है? लगातार सेनाएं बढ़ रही है। चाइना की तरफ से पूरी तैयारी दिखती है, सारी समूह देना है। नदीम, वहीं भारतीय फौज, लगता है हमारा संपर्क नदीम से टूट गया है। आपको बता दें कि चीन न सिर्फ लद्दाख अरुणाचल प्रदेश में अपनी सेना की तैनाती बढ़ा रहा है, बल्कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़, जो कि भारत चीन की सीमा से 12 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर भी चीनी फौज ने संख्या बढ़ा दी है अपने सैनिकों की। हाल ही में जो जानकारियां मिली है उनके मुताबिक चीन ने अब उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से लगती सीमा पर नया मोर्चा खोल दिया है। यहां चीन की लाल सेना ने स्थायी आर्मी बेस कैंप बना दिया है। जिस पाला मैदान में चीन ने अपना सैन्य बेस तैयार किया है, वहां न सिर्फ सैनिक बल्कि इसी बेस के करीब लॉन्च पैड तैयार कर मिसाइलें भी तैयार कर दी गई हैं। ज्यादा जानकारी के लिए नदीम हमारे साथ फिर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नदीम, आपसे जानना चाहेंगे, लॉन्चिंग पैड यहाँ पर जो जानकारी मिली है चीनी सेना ने तैयार किए हैं, तैनात किए हैं, तो ऐसे में क्या चेंज नजर आ रहा है? भारतीय सेना की ओर से भी क्या एहतियात बरते जा रहे हैं? जी, चीनी सेना लगातार कुछ न कुछ करती रहती है और चाइना का मतलब एक प्रकार से ये कहे कि चाइना लगातार कुछ ना कुछ शैतानियां करती रहती है। लेकिन इस वक्त हमारी सेनाओं का मूवमेंट भी क्षेत्र के लिए काफी बढ़ गया है और हमारी सेनाएं भी इस क्षेत्र में
रसद सामग्री व अन्य सैन्य सामग्री लेकर लगातार मूवमेंट कर रही है। नदीम, आपसे जानना चाहेंगे, वहीं भारतीय सेना की बात करें तो ऐसे में स्थानीय जो निवासी हैं उनके लिए क्या किया जा रहा है? क्या उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है? भारतीय जो सलोनी की जो सेना, प्रश्न समझ में नहीं आया, दोबारा बताइए। है कि जो वहां पर स्थानीय लोग हैं उनको क्या वहां से शिफ्ट किया जा रहा है? जी नहीं, ऐसा तो अभी नहीं है, क्योंकि स्थानीय लोग भी एक प्रकार से सेना के मददगार हैं और सेना की मदद करते हैं। उनको वहाँ के जो और अन्य खुफिया रास्ते होते पता रहते हैं, और इसलिए ग्रामीण भी कहीं शिफ्ट नहीं किया गया है जी। लेकिन स्थिति संवेदनशील बनी भी है। क्षेत्र में लगातार दोनों तरफ से सेनाएं बढ़ाई जा रही हैं। आशंका भी व्यक्त की जा रही है कि चाइना कुछ न कुछ हरकतें कर रहा है, क्योंकि 46 जो इनर लाइन है उससे आगे जाना मीडिया के लिए प्रतिबंधित है। केवल स्थानीय लोग उधर जा सकते हैं, इसलिए वहां से स्पष्ट रूप से कुछ निकल के नहीं आ रहा है। की बात की जाए तो कितनी तैनाती बढ़ाई गई है भारतीय सेना की ओर से? किस तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है भारतीय सेना? सेना की तरफ से लगातार फौजें बढ़ा दी गई हैं। आईटीबीपी की 3 वहाँ पर पहले से थी, अभी इंजीनियरिंग कोर, आर्मी और एसएसबी लगातार मतलब फोर्स वहाँ पर बढ़ रही है और नए फोर्स को नए रूप में स्थापित किया जा रहा है। जो लड़ाई की जो फोर्सेज चाहिए होती है वो फोर्सेज वहाँ पर तत्काल मुहैया करा दी गई है। ठीक है नदीम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में मौजूद लिपुलेखा वो ट्रांजैक्शन है जहां भारत, नेपाल और चीन की सीमाएं आपस में लगती है। करीब 17,000 फुट की ऊंचाई वाले इस ट्रांजैक्शन से 12 किलोमीटर दूर चीन का नया सैन्य अड्डा तैयार हो रहा है। इसी को लेकर हालांकि भारतीय सेना भी मुस्तैदी से वहां पर डटी हुई है। मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती अब एनसीबी के दफ्तर पहुंच गई है। इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। लगातार रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में एनसीबी दफ्तर वो पहुंची है। ड्रग्स केस में उनसे पूछताछ जारी है। आपको बता दें कि भाई के बाद अब रिया की गिरफ्तारी की बारी यहां पर नजर आ रही है। जो कयास लगाए जा रहे हैं, रिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। एनसीबी दफ्तर पर रिया चक्रवर्ती पहुंच गई है। जांच पूछताछ लगातार जारी है। ड्रग्स केस में पूछताछ की जा रही है रिया चक्रवर्ती से। और इससे पहले अगर बात करें तो उनके भाई की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। वो रिमांड पर उन्हें भेजा गया है। लगातार जो मामला है वो तूल पकड़ता ही जा रहा है। ऐसे में नए नए खुलासे जो हैं वो हो रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र के मुंबई से, जहां सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती से पूछताछ जारी है और एनसीबी दफ्तर में रिया चक्रवर्ती पहुंच गई है। सुशांत सिंह राजपूत मौत केस में चल रही जांच आज अहम मोड़ पर पहुंच सकती है। आपको बता दें कि सीबीआई की जांच के बीच इस मामले के तार ड्रग्स से जुड़ गए हैं, जिसे लेकर एनसीबी पड़ताल कर रही है। शक के घेरे में रिया चक्रवर्ती है, उनके भाई शौविक और सुशांत के दोस्त स्टाफ और सैमुअल मिरांडा और दीपेश को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ की जा रही है। आज रिया को भी सम्मन भेजा जा चुका है और ऐसे में उनसे भी पूछताछ की जा रही है। रिया की गिरफ्तारी भी हो सकती है, ये कयास लगाए जा रहे हैं। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में रिया चक्रवर्ती पहुंच चुकी है और अब उनसे पूछताछ का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। रिया के से 4 लोग पूछताछ कर रहे हैं। इसमें एक महिला अधिकारी भी शामिल है। रिया के बयान को लिखा भी जा रहा है और रिकॉर्ड भी किया जा रहा है। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी आज हो सकती है। ये कयास लगाए जा रहे हैं। तलवार जो है लगातार रिया चक्रवर्ती पर गिरफ्तारी की लटकी हुई है। वहीं आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के स्टाफ दीपेश सावंत को एनसीबी की टीम हॉलिडे कोर्ट लेकर पहुंची और जहां पर ये एनसीबी दीपेश के लिए 9 सितंबर तक की रिमांड मांगेगी और दीपेश से रिया का आमना सामना भी करवाया जाएगा। लगातार जो मामला है ड्रग्स एंगल पर एनसीबी ने कई गिरफ्तारियां की हैं, जिसमें ये कयास लगाए जा रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती पर भी
गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है रिया चक्रवर्ती की। आपको बता दें कि एनसीबी ने 2 विकल्प रखे थे रिया के सामने, या तो वो पूछताछ के लिए उनके साथ चले या फिर वो बाद में आए। ऐसे में उनको समय भी दिया गया था कि 11 बजे तक वो एनसीबी के दफ्तर में पहुंचे और वहीं रिया चक्रवर्ती अब एनसीबी के दफ्तर में मौजूद है। ज्यादा जानकारी के लिए शुभम पांडे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शुभम पांडे, आपसे जानना चाहेंगे, एनसीबी के दफ्तर में रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की जा रही है, क्या अपडेट मिल पाई है? देखिए, बिल्कुल अब से कुछ ही देर पहले, तकरीबन 10 से 15 मिनट पहले रिया चक्रवर्ती मुंबई पुलिस की भारी भरकम सुरक्षा के बीच एनसीबी दफ्तर पहुंच चुकी है, जहां दूसरे महले पर उनसे पूछताछ हो रही है। मामला जो है ड्रग्स को लेकर है, चूंकि ड्रग्स लेन देन के जो है नाम पर मामले में उनका नाम, उनके भाई और जो सैमुअल मिरांडा है और जो एक और शख्स दीपेन सावंत, तीनों लोगों ने रिया चक्रवर्ती का नाम लिया है कि हाँ, रिया के कहने पर ही वो ड्रग्स लाती थी। हालांकि रिया अब किसको ड्रग्स देती है, और क्योंकि जो व्हाट्सएप चैट सामने आई थी, इसके आधार पर एनसीबी ने उनको आज सुबह समन जारी किया था और भारी भरकम जो है सुरक्षा के बीच वो सुबह 11:30 बजे के तकरीबन वो अपने घर से बाहर निकले और 12:30 पौने 1 बजे के आसपास वो वहां पर पहुंची हैं। अब उनसे लगातार पूछताछ हो रही है और कुछ ही देर में जो है तकरीबन ये मालूम पड़ जाएगा कि क्या उनसे पूछा जाएगा, और काम होते होते संभव नजर आ रहा है कि उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, क्योंकि थोड़ी देर पहले रिया के वकील सतीश मानचंदे ने भी अपना एक बयान दिया कि रिया गिरफ्तारी के लिए तैयार है। जी शुभम पांडे, क्या उनकी ओर से अग्रिम जमानत की भी अर्जी डाली गई है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो रिया के वकील हैं सतीश मानचंद्र, उन्होंने अपना एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से अग्रिम जमानत की जो अर्जी है वो अभी तक नहीं डाली गई है। रिया जो है गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं और जो भी कार्रवाई होगी रिया उसके लिए पूरी तरह तैयार है, पूरी तरह से एनसीबी को जो है वो सहयोग करेंगे। अब रिया से जो सवाल पूछे जाएंगे, अगर उसमें से एक भी सवाल का रिया जो है सही तरीके से जवाब नहीं दे पाएंगे तो गिरफ्तारी की जो तलवार, तो कौन से वो सवाल हो सकते हैं जो रिया चक्रवर्ती से पूछे जाएंगे? बिल्कुल, रिया चक्रवर्ती से एनसीबी सबसे पहला सवाल यही पूछे कि वो आखिर ड्रग्स किसके लिए मंगाती थी, क्या वो ड्रग्स का सेवन करती थी। अगर रिया ने जो तमाम ऐसे सवाल हैं, क्या वो सुशांत के लिए ड्रग्स मंगाती थी और किसके कहने पे कौन उनको पैसे देते थे, ये सारे तमाम जो सवाल हैं वो पूछे जाएंगे। हालांकि रिया बार बार कहती थी कि वो ड्रग्स नहीं लेते, लेकिन अब जो चैट है वो सामने आई है, जो मार्च 2020 की शायद चैट है, उसमें रिया बाकायदा अपने भाई से कह रही है कि ड्रग्स लेके आओ कहीं से, ड्रग्स और गांजा जैसे जो चीजें हैं वो लेके आइए, उसको चाहिए। यानी उसको, ये जो एक सब्जेक्ट यहाँ पर एक पर्सन का नाम लिया जा रहा है, उसके बारे में एनसीबी जो है एनसीबी वो इस मामले में पूछताछ करेगी, आखिर वह शख्स कौन था। शुभम पांडे, आपसे जानना चाहेंगे, एक खबर जो ये भी सामने निकल के आ रही है कि शोविक और दीपेश सावंत से भी आमना सामना हो सकता है। बिल्कुल, क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी, दोनों लोगों को सामने बिठाया जाएगा। उसमें रिया का भाई सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत, जो तीनों शख्स है जो सुशांत के बहुत करीबी थे, ये यहाँ पर बैठेंगे और क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी, क्योंकि तीनों लोगों ने बार बार रिया चक्रवर्ती का नाम लिया है। इससे तीनों को जो है सामने बिठाया जाएगा। समीर वानखेड़े जो यहाँ जो उनसे सवाल पूछेंगे, जो एनसीबी के डायरेक्टर हैं, वो उनसे सवाल पूछेंगे और क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी, ताकि वहां पर कोई नया खुलासा जो है उन चारों जन के बीचों में से निकल कर आए। और इसी चीज की तलाश में एनसीबी जो है आज इनसे पूछताछ शुरू कर दी है। अभी शाम होते होते मालूम पड़ेगा कि क्या कुछ पूछताछ निकल के आता है, और आखिर जो है आज संडे का दिन है, तो चूंकि लगाया जा रहा है कि शाम के वक्त ही रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो सकती है। शुभम पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जीडीपी में तेज गिरावट को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा है कि जीडीपी में ऐतिहासिक गिरावट का एक बड़ा कारण मोदी सरकार का गब्बर सिंह टैक्स है। उन्होंने अर्थव्यवस्था को लेकर तीसरा वीडियो जारी किया है। वीडियो में राहुल गांधी ने कहा है कि जीएसटी गरीबों पर आक्रमण है, छोटे दुकानदार, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वालों पर, किसान और मजदूरों पर आक्रमण है। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा है कि जीडीपी में ऐतिहासिक गिरावट का एक और बड़ा कारण है मोदी सरकार का गब्बर सिंह टैक्स। इससे बहुत कुछ बर्बाद हुआ है, जैसे लाखों छोटे व्यापार, करोड़ों नौकरियां और युवाओं का भविष्य। राज्यों की आर्थिक स्थिति, जीएसटी मतलब आर्थिक सर्वनाश। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने वीडियो में कहा है कि जीएसटी यूपीए का आइडिया था, एक टैक्स, कम से कम टैक्स, साधारण और सरल टैक्स। एनडीए का जीएसटी बिल्कुल अलग है।
4 अलग अलग टैक्स, 28 तक टैक्स और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, समझने को बहुत मुश्किल टैक्स। जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस है वो इस टैक्स को भर ही नहीं सकते। जीएसटी यूपीए का आइडिया था, एक टैक्स, कम से कम टैक्स, साधारण सरल टैक्स। एनडीए का जीएसटी बिल्कुल अलग है, 4 अलग अलग टैक्स, 28% तक टैक्स और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, समझने को बहुत मुश्किल टैक्स। जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं वो इस टैक्स को भर ही नहीं सकते और जो बड़ी कंपनियां इसको आसानी से भर सकती हैं वो 5, 10, 15 अकाउंटेंट्स लगा सकते हैं। ये 4 अलग अलग रेट क्यों हैं? ये 4 अलग अलग रेट इसलिए हैं क्योंकि सरकार चाहती है कि जिसकी पहुंच हो वो जीएसटी को आसानी से बदल पाए और जिसकी पहुंच ना हो वो जीएसटी के बारे में कुछ ना कर पाए। पहुंच किस जीएसटी। दिल्ली सरकार पिछले साल की तरह डेंगू के खिलाफ 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट हर रविवार डेंगू पर वार महाअभियान को शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सुबह 10 बजे अपने आवास पर साफ सफाई करके इस अभियान की उन्होंने शुरुआत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान के जरिए हम दिल्ली को डेंगू और चिकनगुनिया से हमेशा के लिए निजात दिलवाना चाहते हैं। सीएम केजरीवाल ने अपने आवास से डेंगू के खिलाफ अभियान की शुरुआत करते हुए लोगों से स्वयं और अपने 10 जानकारों को इस अभियान से जोड़ने की अपील भी की है। उन्होंने कहा कि ये डेंगू के मच्छरों का प्रजनन काल है, इसलिए अपने घरों में पानी जमा करके ना रखें। फिर से बरसातों का मौसम आ गया। सितंबर का पहला हफ्ता है और इस वक्त हम सब लोग जानते हैं कि डेंगू के मच्छर कितने ज़्यादा पैदा होने शुरू हो जाते हैं। तो अपने को, दिल्ली को, अपने परिवार को डेंगू से बचाना है। और जैसे पिछली बार हम सब लोगों ने मिलके एक कैंपेन छेड़ा था, अभियान छेड़ा था, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट हर रविवार डेंगू पे वार। इस बार भी अपने को ये अभियान छेड़ना है। पिछली बार दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने मिलके, हम सब लोगों ने मिलके दिल्ली में एक भी डेंगू की वजह से मौत नहीं होने दी। कोरोना काल में जब सब कुछ ठप रहा तब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय युद्ध स्तर पर सड़कों के निर्माण में जुट रहा। अप्रैल से अगस्त के बीच मंत्रालय ने सड़कों के निर्माण का नया रिकॉर्ड बनाया है। नितिन गडकरी के मंत्रालय ने कोरोना काल में जहां लक्ष्य से 2 गुनी सड़कें बनाई है, वहीं हाईवे निर्माण कार्य अवॉर्ड करने के मामले में भी मंत्रालय ने 3 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दरअसल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस साल अप्रैल से अगस्त के दौरान कुल 2771 किलोमीटर राजमार्ग बनाने का लक्ष्य रखा था। कोरोना काल की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद लक्ष्य से 400 किलोमीटर ज्यादा 3181 किलोमीटर हाईवे निर्माण किया। यूपी के मुरादाबाद में कोरोना पॉजिटिव हेड कांस्टेबल दिवाकर ने अस्पताल की खिड़की से कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना पर जानकारी देते हुए एसएसपी ने बताया कि देखने पर आत्महत्या का मामला लगता है। वो अस्पताल में मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे। मजिस्ट्रियल जांच के लिए डीएम साहब को पत्र लिखा गया है। धारा 149 के तहत टीएमयू को नोटिस जारी किया गया है। मामले की जांच चल रही है। पौने 11 बजे के आसपास एक सूचना मिली थी कि जिसमें हेड कांस्टेबल श्री दिवाकर शर्मा, जो कि एसएसपी ऑफिस में नियुक्त थे जन शिकायत प्रकोष्ठ में, उन्होंने टीएमयू हॉस्पिटल में खिड़की से कूद करके आत्महत्या कर ली है। मौके पे पुलिस वहां गई, सारे अधिकारी गए और वहां पे हमें ढेर सारे फोटोग्राफ्स और फुटेज भी मिले हैं जिसको पुलिस के कब्जे में लिया गया है। प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है
और ये भी बताया गया था कि वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे हॉस्पिटल में। ज्यादा जानकारी के लिए पुनीत मोहन संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। पुनीत मोहन, आपसे जानना चाहेंगे, यूपी के मुरादाबाद में हेड कांस्टेबल दिवाकर ने अस्पताल की खिड़की से कूदकर आत्महत्या कर ली। इस मामले में क्या जानकारी मिल पाई है? क्या अस्पताल में कोई पूछताछ की गई है? लगता है हमारा संपर्क पुनीत मोहन से टूट गया है। आपको बता दें कि यूपी के मुरादाबाद में कोरोना पॉजिटिव हेड कांस्टेबल दिवाकर ने अस्पताल की खिड़की से कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना पर जानकारी देते हुए एसएसपी ने बताया कि देखने पर आत्महत्या का मामला लगता है। वो अस्पताल में मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे। मजिस्ट्रियल जांच के लिए डीएम साहब को पत्र लिखा गया है। धारा 149 के तहत टीएमयू को नोटिस जारी किया गया है। मामले की जांच चल रही है। मामला यूपी के मुरादाबाद का है, जहां पर कोरोना पॉजिटिव हेड कांस्टेबल दिवाकर ने अस्पताल की खिड़की से कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं एसएसपी ने इस कड़ी में बताया कि देखने में मामला आत्महत्या का लगता है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से वो अस्पताल में भर्ती थे और अस्पताल में मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे। फिलहाल डीएम साहब को मामले में पत्र लिखा गया है और टीएमयू को नोटिस दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए पुनीत मोहन संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर फिर से जुड़ गए हैं। पुनीत मोहन, आपसे जानना चाहेंगे, यूपी के मुरादाबाद में हेड कांस्टेबल ने अस्पताल की खिड़की से कूदकर आत्महत्या कर ली है। इस मामले में क्या अपडेट मिल पाई है? देखिए, मुरादाबाद का टीएमयू है जहां पे कोविड सेंटर है, उसकी 5वीं मंजिल से हेड कांस्टेबल जो मूल रूप से बदायूं का रहने वाला था और मुरादाबाद में एसएसपी कार्यालय पर तैनात था, दिवाकर शर्मा नाम का यह हेड कांस्टेबल था। 5वीं मंजिल से कूदकर इन्होंने सुसाइड कर लिया है। ये पहला मामला नहीं है। यहाँ पर पहले यहाँ पर बैंक मैनेजर 6वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर चुका है और उससे पहले एक महिला जो बरेली की रहने वाली थी, उसने वहां से भागने की कोशिश करी और खिड़की से छलांग लगा दी थी। लगातार विवादों में बना रहता है ये, लेकिन जब कल इस कांस्टेबल की मौत हुई, उससे पहले जो डॉक्टरों ने बताया, वहां के जो नोडल अधिकारी हैं डॉक्टर वीके सिंह, कि शनिवार को ये अजीब हरकतें करने लगे थे, काफी उग्र हो गए थे, स्टाफ से भिड़ गए थे। उसके बाद उन्हें दवा दे करके सुला दिया गया। उसके बाद 9 बजे वो अचानक जागे और फिर से लड़ाई झगड़ा करने लगे और जब तक लोग संभालते वो जिप स्टैंड लेकर के कई कर्मचारियों पर उन्होंने हमला कर दिया और उसी में हाथापाई करते हुए वो खिड़की की ओर भागे। जब तक कर्मचारी उनके पीछे भागे, उन्होंने खिड़की से छलांग लगा दी, जहां 5वीं मंजिल से गिरने से उसकी मौत हो गई। जी, लेकिन पुनीत मोहन, आप जिस तरीके से बता रहे हैं, इसी हॉस्पिटल से उससे पहले भी 2 लोग आत्महत्या कर चुके हैं। ऐसे में क्या प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से कार्रवाई की जा रही है? क्या जांच की जा रही है? देखिए, टीएमयू स्थित ये जो कोविड सेंटर है, ये लगातार विवादों के लिए जाना जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर 2 लोग पहले भी जान उनकी जा चुकी है, आत्महत्या कर चुके हैं। उनके परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया था। जो महिला खत्म हुई थी, उसके जो हस्बैंड थे, उसने भी लापरवाही का आरोप लगाया था कि शाम को 18 अगस्त की रात 2:45 बजे लगभग वो अपनी पत्नी को यहाँ पर भर्ती कराने के बाद घर चला गया था। तब उससे कोई परेशानी नहीं थी। अचानक उसे सूचना मिलती है कि उसकी पत्नी ने कूद करके आत्महत्या कर ली है। लगातार विवादों में रहता है, लेकिन जो कोविड सेंटर के नोडल अधिकारी हैं वो सफाई पेश कर रहे हैं डॉक्टर वीके सिंह की जो भी यहाँ पर एडमिट होते हैं उनकी सही से देखभाल करी जाती है। लेकिन तनाव में आकर के यहाँ पर जो कोरोना संक्रमित है वो उनमें से कुछ लोग इतने ज्यादा तनाव में आ जाते हैं कि वो खिड़की से कूद करके उन्होंने आत्महत्या कर ली। जी, पुनीत मोहन, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। न्यूज़ एट 12:30 में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।